हेलो नमस्कार दोस्तों। दक्षिण का द्वार कहे जाने वाले कर्नाटक को कांग्रेस ने जीत लिया है। हिमाचल प्रदेश के बाद एक ऐसा राज्य जो दक्षिण का द्वार कहा जाता है उसको कांग्रेस ने बीजेपी से छीन लिया है। और आज है 20 मई। आज ही के दिन कांग्रेस वहां पर सीएम के पद की शपथ लेने वाली है। जी हाँ, सिद्धारमैया को उन्होंने सीएम के पद के लिए चुन लिया है और वहीं पर डीके शिव कुमार डेप्यूटी सीएम बनने के लिए तैयार हो गए हैं। लेकिन आने वाले समय में पता चलेगा कि डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया के बीच कैसा सामंजस्य बैठता है। लेकिन आज हम लोग बात करने वाले हैं इस शपथ ग्रहण समारोह की, क्योंकि ये शपथ ग्रहण समारोह एक तरह से सियासती प्रभाव को दिखाने का एक प्रदर्शन है, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस ये चाहती है कि वह विपक्षी एकता का एक अच्छा प्रदर्शन यहाँ पर करे। आप इसमें देखेंगे कि कई सारे नेता इस शपथ ग्रहण में पहुंचने वाले हैं। डिस्कस करेंगे पूरे इस मुद्दे को इस वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त सुधांशु और आप देख रहे हैं द स्वदेश। भारत में चुनावी समीकरण ऐसे ऐसे बनते हैं, कब किस तरफ कोई जाएगा इसके बारे में कह पाना आसान नहीं होता। इसी तरीके से आज के दिन जो होने वाला है सीएम पद का शपथ कर्नाटक में, उसको लेकर भी चर्चाएं भारतीय समाज में बड़े जोर शोरों से गर्म है। इसी बीच भारत की सरकार ने एक और ऐसा फैसला लिया जिसने इस चुनावी स्टंट को नहीं, फिर शुरू करते हैं, सही नहीं बोल रहा हूं। तो दोस्तों, सिद्धारमैया आज के दिन लेने वाले हैं शपथ। और अगर कहा जाए तो 2023 में हैं 5 राज्यों के चुनाव और इन 5 राज्यों के चुनाव में कर्नाटक, जो कि बहुत बड़ा राज्य है और दक्षिण का द्वार कहा जाता है, इसको जीत लिया है कांग्रेस ने। और वहीं पर 2024 के पहले कांग्रेस को मिल गई है संजीवनी। भारतीय राजनीति में जो ऊंट है वो किस करवट बैठेगा, इसके बारे में अंदाजा लगा पाना आसान नहीं होता। कौन नेता कब किसके पाले में पहुंच जाए ये कहना आसान नहीं है। ऐसे में कांग्रेस जो शक्ति प्रदर्शन आज करने वाली है वो एक तरीके से विपक्षी एकता का सबूत होगा। कांग्रेस ने कई सारे नेताओं को यहाँ पर न्योता भेजा है कि वो आए और इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो। लेकिन इसी बीच केंद्र सरकार ने भी एक ऐसा फैसला लिया जिससे पूरा भारत जो है वो फिर से हिला हुआ है। जी हाँ, 8 नवंबर 2016 तो आपको याद ही होगा, जिस समय भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी की घोषणा की थी और लगभग 85% नोट भारतीय अर्थव्यवस्था में से गायब हो गए थे। ऐसा ही एक और फैसला फिर से लिया गया है सरकार के द्वारा और सरकार ने 2000 के नोट को सर्कुलेशन से बाहर कर दिया है। कहा है 30 सितंबर तक अपने नोट बदल लीजिए, अदरवाइज ये नोट आपके रद्दी के भाव हो जाएंगे। पहला सवाल ये कि आखिर इस नोट को चलाया ही क्यों गया, 2000 के नोट को चलाया क्यों गया, और अगर चलाना ही था तो बंद क्यों किया गया। सोचिएगा आप कि ऐसा क्यों किया गया। एक और फैसला ये हुआ कि जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था दिल्ली के लिए कि दिल्ली विधानसभा के दौरान जो वहां के चीफ मिनिस्टर हैं उनके पास अधिकार होगा कि वह ऑफिसर्स का ट्रांसफर कर सकते हैं। सरकार ने एक अध्यादेश लाया, उस अध्यादेश में सरकार ने कमेटी बनाई, उस कमेटी में दिल्ली के सीएम भी उसके पार्ट होंगे और वो कमेटी डिसाइड करेगी ट्रांसफर कहाँ होना है, लेकिन अंतिम फैसला एलजी का होगा। ऐसे में सियासी उठापटक तो लगातार भारतीय राजनीति में चलती है। हम लौटते हैं सिद्धारमैया की तरफ। यहाँ पर कांग्रेस ने कई सारे नेताओं को दिया है न्योता, जहाँ पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, उसके बाद अगर हम बात करें तो स्टालिन जो कि तमिलनाडु के सीएम हैं, कम्युनिस्ट पार्टी के नेता सीताराम येचुरी, उनको बुलाया गया है और भी कई सारे नेताओं को यहाँ पर आमंत्रित किया गया जिसमें ममता बनर्जी भी शामिल हैं। लेकिन मजेदार बात है कि इसमें कुछ नेताओं के नाम नहीं हैं। जिसमें एक नेता का नाम ना होना तो थोड़ा सा ऑब्वियस रीजन है, क्योंकि उड़ीसा जहां पर कि न कांग्रेस की चलती है न बीजेपी की, वहां पे केवल नवीन पटनायक की सर्वे सर्वा है। तो ऐसे में नवीन पटनायक का झुकाव है वो भारतीय प्रधानमंत्री मोदी की तरफ देखा जाता है। वो काफ़ी अच्छे मित्र हैं। ऐसे में नवीन पटनायक को ना बुलाना तो समझ में आता है। लेकिन विपक्षी एकता में 2 नाम जो बहुत महत्वपूर्ण है भारतीय राजनीति में, एक है टीआरएस के तौर से तेलंगाना में सीएम केसीआर और दूसरे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल।
इन दोनों लोगों को इस मीटिंग में नहीं बुलाया गया। केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन और साथ ही साथ आंध्र प्रदेश के सीएम जगनमोहन रेड्डी को भी आमंत्रित नहीं किया गया है। आइए समझते हैं आखिर इसके पीछे का कारण क्या है। अब पूरी बातें जानेंगे कि किस तरीके से ये राजनीति खेली जा रही है। इसके लिए सबसे पहले हम बात करते हैं अरविंद केजरीवाल की। अरविंद केजरीवाल जिन्होंने कांग्रेस का पूरा खेल ही बिगाड़ दिया। जी हाँ, अगर हम बात करें 2013 की, जिस समय दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित थी, उनके खिलाफ जो करप्शन के आरोप लगाए आम आदमी पार्टी ने, उसके बाद उस मोमेंट के बाद आम आदमी पार्टी का उदय होता है। आम आदमी पार्टी लगातार चुनाव जीतती जाती है और कांग्रेस को हराते हराते शून्य पर ले आती है। फिर चलते हैं पंजाब, जहां पर कांग्रेस की सरकार थी और वहां पर भी आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंका। गुजरात, इस चुनाव में बीजेपी ने जो विक्ट्री प्राप्त की वो बहुत बड़ी विक्ट्री थी। कई सालों तक वहां पे सत्ता में रहने के बाद भी बीजेपी को कांग्रेस हटा नहीं पाई और यहां तक कि कांग्रेस का वोट शेयर बहुत गिर गया। ऐसे में आम आदमी पार्टी को इसका जिम्मेदार माना गया कि आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के वोट बैंक में सेंध लगा दी है। अगली बात करें गोवा की, वहां पर भी आम आदमी पार्टी ने पूरे तरीके से कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया और बीजेपी इस नुकसान की वजह से जीत गई। आने वाला है 2024 का चुनाव और ऐसे चुनाव में अरविंद केजरीवाल कांग्रेस को चोट नहीं पहुंचाएंगे, इसको हम या कहें इस बात को लेकर कोई शक नहीं है कि आम आदमी पार्टी का वोट बैंक वही है जो वोट बैंक कांग्रेस का हुआ करता था। तो ऐसे में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में खटास तो दिखती है। ऊपर से अगर शराब घोटाले की बात की जाए, जिसमें दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जेल में हैं, उस मुद्दे पर भी कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी पर जोरदार हमला बोला था। ऐसे में आम आदमी पार्टी को ना बुलाया जाना तो दिखता है। अब बात करते हैं केसीआर की। केसीआर जो कि इस समय तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर है और केसीआर जो है वो भी कांग्रेस को लगातार साइडलाइन करते जा रहे हैं, क्योंकि उनका जो प्रमुख मुद्दा है वो है नॉन बीजेपी नॉन कांग्रेस के फॉर्म में एक थर्ड फ्रंट बनाना। तो ऐसे में केसीआर को ना बुलाना समझ में आता है, क्योंकि केसीआर कांग्रेस और बीजेपी दोनों के साथ जाना नहीं चाहते हैं। वहीं पर केरल में देखा जाए तो वहां पे दो ही पार्टियां हैं, लेफ्ट पार्टी और उसके अलावा भी कांग्रेस। तो ऐसे में कांग्रेस की मुख्य विपक्षी दल जो है वो केरल में कम्युनिस्ट पार्टी है। ऐसे में पी विजयन को ना बुलाना तो समझ में आता है। ऐसे माहौल में हम ये कह सकते हैं, जिन राज्यों में कांग्रेस मजबूत हो और जिन राज्यों में बाकी पार्टियां मजबूत हों, अगर ये आपस में एक सामंजस्य बिठाकर नहीं चुनाव लड़ेंगी तो ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि आने वाले समय में बीजेपी को सत्ता से बेदखल करना आसान नहीं होगा। तो विपक्षी पार्टियां साथ में लड़े, क्योंकि लोकतंत्र की महत्ता तभी है, लोकतंत्र का महत्व तभी है जब यहाँ पे विपक्ष दिखे। और फिलहाल ऐसा दिखाई नहीं देता कि विपक्ष यहाँ पे सशक्त रूप में आगे आ रहा है और भारतीय प्रधानमंत्री और बीजेपी की पॉपुलैरिटी है वो पूरे भारत में बहुत ज़्यादा फेमस हो चुकी है। ऐसे में 2000 के नोट को बंद करना भी बीजेपी अपने फ़ायदे में ही यूज़ करेगी, क्योंकि नोटबंदी में 2000 के नोट चलाना ये भी सरकार का मास्टर स्ट्रोक था और 2023 में 2000 के नोट को फिर से बंद करना ये भी मास्टर स्ट्रोक है, क्योंकि चिट भी मेरी पट भी मेरी। देखते हैं सरकार इसको कैसे दिखाती है। और दिल्ली का मुद्दा तो अपने आप में है ही, जहां पर ट्रांसफ़र के पोस्ट को लेकर बहसबाजी चल रही है। बात करेंगे कुछ और मुद्दों पर। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं हूँ आपका दोस्त सुधांशु, आप देख रहे थे द स्वदेश।